यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन लॉ बनाने का जोखिम परख रही बीजेपी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों है जरूरी? क्या ये बन पाएगा कानून? यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? सहारा प्रणाम, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने को लेकर आर्टिकल 370 हटाना, बीजेपी के चुनावी वादे की लिस्ट में इन दोनों के अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी शामिल रहा है। और अब सरकार ने इसे लागू करने के लिए पहला सियासी कदम उठा लिया है। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए ही सही, सरकार ने देश भर में कॉमन लॉ बनाने के लिए वाटर टेस्टिंग शुरू कर दी है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिस पर देश भर में बहस छिड़ी है और इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए एक एक कर समझाते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सा मतलब है सभी नागरिकों के लिए समान कानून। मतलब चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या कोई भी हो, सबके लिए एक कानून। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक से लेकर संपत्ति के बंटवारे, बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के मानने या किसी भी धर्म को ना मानने वालों के लिए सभी नियम कानून एक समान होंगे। आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून। जैसा कि क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है और इसमें सभी धर्मों या समुदायों के लिए एक ही तरह की कोड, प्रोसेस और सजा का प्रावधान होता है। यानी कत्ल हिंदू ने किया है या मुसलमान ने, या इस अपराध में जान गंवाने वाला हिंदू था या मुसलमान, इस बात से एफआईआर, सुनवाई और सजा में कोई अंतर नहीं होता। जबकि सिविल कानून में सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या मुआवजे पर जोर दिया जाता है। दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी ने आपकी मानहानि की हो, या पति पत्नी के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस का प्रॉपर्टी विवाद हो, ऐसे मामलों में कोई सेटलमेंट कराता है, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाता है और इस तरह से सिविल कानूनों में परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति की खास भूमिका होती है। शादी, ब्याह और संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंदर आता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में अलग अलग धर्मों के शादी, ब्याह, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग अलग कानून भी है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिमों की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होती है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से रहा विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध अल्पसंख्यक, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी, ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामलों में सभी पर समान कानून थोपना संविधान के खिलाफ है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है और ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा ये उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आज़ादी
धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस आजादी के जमाने से चल रही है। भारत के संविधान के निर्माताओं ने भी सुझाव दिया था कि सभी नागरिकों के लिए एक ही तरह का कानून होना चाहिए, लेकिन आज तक यह पूरे देश में लागू नहीं हो पाया। जब देश में बाकी पहलुओं के लिए एक समान कानून का पालन किया जाता है, तो फिर सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत कानून एक क्यों नहीं? यह सवाल न सिर्फ मन को कचोटता है, बल्कि भारत के संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कब उठा? जैसा कि 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग शुरू हो गई। इसके बाद 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात कही गई। आजादी के बाद 1948 में पहली बार संविधान सभा के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया और इसका मकसद हिंदू महिलाओं को बाल विवाह, सती प्रथा, घूंघट प्रथा जैसे गलत रिवाजों से आजादी दिलाना था। पर उस समय जनसंघ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज समेत कई नेताओं ने इसका विरोध कर दिया। उस वक्त इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद 10 अगस्त 1951 को भीमराव अंबेडकर ने पत्र लिखकर नेहरू पर दबाव बनाया तो वो इसके लिए तैयार हुए। हालांकि राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया। आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास करा दिया और उस समय जो कानून बने वो थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। उसके बाद ये हुआ कि अब हिंदू महिलाओं को तलाक, दूसरी जाति में विवाह, संपत्ति का अधिकार, लड़कियों को गोद लेने का अधिकार मिल गया और पुरुषों की एक से ज्यादा शादी पर रोक लगा दी गई और महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। वहीं राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे नेताओं का कहना था कि जब महिलाओं के हक के लिए कानून बनाना है तो सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है? प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का प्रोसेस क्या है? प्राइवेट बिल को मंजूर करने या ना खारिज करने का फैसला लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन का होता है। बिल मंजूर हो जाने के बाद सदन में उस पर चर्चा होती है। इसके बाद उस पर वोटिंग होती है। अगर बिल दोनों सदनों से बहुमत से पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बन जाता है। 1952 के बाद अब तक हजारों प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए। इनमें से सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून का रूप ले पाए। सुप्रीम कोर्ट विधेयक 1968 आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल था जो 1970 में कानून बना। इसके बाद से कोई भी प्राइवेट बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो सका है। 16वीं लोकसभा यानी 2014-2019 के बीच 999 प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन चर्चा सिर्फ 10% बिलों पर ही हो पाई। किरोड़ी लाल के प्राइवेट बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए वोटिंग क्यों हुई? बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे ही प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और वे इसे वापस लेने की मांग करने लगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वोटिंग कराई।
नतीजा ये हुआ कि बिल के समर्थन में 63 वोट मिले, जबकि विरोध में 23 वोट। इस तरह राज्यसभा में यह बिल पेश हो गया। सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी के समान नजर से देखना है और न्याय करना। कई धर्म गुरुओं और विशेषज्ञों का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि हर धर्म की अपनी मान्यताएं और आस्थाएं होती है, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 से पहले समान नागरिक संहिता विधेयक को बढ़ाएगी बीजेपी। हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब से हमारी पार्टी बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मुद्दा रहा है और इसी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अमित शाह ने कहा कि एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की हो। पंथ निरपेक्ष देश में कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा कि जब कभी भी अनुकूलता हो, देश के विधानमंडलों और संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है, जबकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पिछले महीने संविधान दिवस के मौके पर कहा था कि कर्नाटक सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि जिन प्रदेशों में नागरिक समान संहिता लागू करने की योजना पर काम हो रहे हैं, उनसे हम सुझाव ले रहे हैं। मौजूदा राजनीतिक हालात में बिल पर आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराट गुप्ता के मुताबिक आगे इस बिल को लेकर 3 चीजें हो सकती हैं। पहले तो ये कि किरोड़ी लाल मीणा चर्चा के बाद विवाद और विरोध की स्थिति में इस बिल को वापस ले सकते हैं। दूसरा, सरकार इसे संसदीय समिति या विधि आयोग के पास सुझाव के लिए भेज सकती है। और तीसरा, इस पर राज्यसभा में बहस होगी। एक पब्लिक बिल की तरह अगर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो इसे लोकसभा में रखा जाएगा। वहां भी अगर चर्चा के बाद बिल पास हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति इसे वीटो कर सकते हैं और यदि राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए तो ये कानून बन जाएगा, लेकिन इसकी गुंजाइश बेहद कम है क्योंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग के साथ कई राज्यों में बहस चल रही है। दूसरी तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पुराने कानूनों में बदलाव के साथ नई कानूनी व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, जो प्राइवेट बिल के माध्यम से मुमकिन नहीं है। दूसरे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कुछ है क्या? अभी देश में गोवा अकेला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ था। इसके बाद भी वहां ये कानून लागू रहा। वहीं अगर दूसरे देशों की बात करें तो अधिकतर मुस्लिम देश शरिया लॉ फॉलो करते हैं। पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन और सऊदी अरब जैसे देशों में सबके लिए एक ही कानून है। इजिप्ट, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों में शरिया लॉ सिर्फ पर्सनल लॉ के रूप में लागू है। और इजराइल में भी अलग अलग धर्मों के लिए अलग फैमिली लॉ है। अमेरिका सहित ईसाई बहुल देशों में शादी, तलाक और संपत्ति से जुड़े मसलों के लिए सभी नागरिकों के लिए कॉमन लॉ है। हालांकि अमेरिका में ट्राइबल कम्युनिटी के लिए शादी और तलाक से जुड़े मामलों में छूट है। हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहे समय के साथ। सहारा। प्रणाम।